यू आर वेलकम बेटा। हमने लाइव क्लास में अपना चैप्टर ट्राइबल पीपल दिकुस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, इसके अंदर हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन तक पढ़ चुके थे कि सम पीपल टुक टू द सेटल कल्टीवेशन, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पसंद करती थी। और डिटेल्ड में हमने बात की किस किस के बारे में बात की बेटा, व्हाट इज द झूम कल्टीवेशन, और फिर उसके बाद में वी टॉक्ड अबाउट द हंटर्स एंड द गैदरर्स के बारे में बात की, और सम हर्डेड एनिमल्स के बारे में कि कुछ ट्राइबल पीपल अपने हर्डिंग का काम करते थे एनिमल्स के बारे में, राइट। और लास्ट में हमने बात की थी कि कुछ शिफ्ट हो गए थे, परमानेंटली सेटल्ड हो गए थे, और दे वर लाइक्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों लाइक करती थी उसके बारे में भी हमने बात की, क्योंकि दीज पीपल वर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो परमानेंटली जो सेटल्ड थे उनसे रेवेन्यू की इनकम होती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह लाइक द नोमैडिक मूव करते रहते थे, उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलता था। दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिशर्स। अब हम बात करने वाले हैं कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द लाइव्स, ठीक है ना। जो ट्राइबल पीपल का जो लाइफ है उसको कॉलोनियल रूल में 19th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी में बात कर रहा हूं, 1800 के स्टार्टिंग 1801-2 या फिर 1810 तक, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे, हमने बात किया था कि विंध्याचल पर्वत के साउथ में, इससे पहले वाले चैप्टर में बात की थी कि पूरा उनका टेरिटरी के ऊपर ऑल द टेरिटरीज वर अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है ना। वो पीरियड कौन सा था, अर्ली 19th सेंचुरी का पीरियड था। अब इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका काम इसी पीरियड में ब्रिटेन के अंदर या यूरोप के, कहीं यूरोप के कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर तो बहुत सारे देश हैं, तो उन सभी देशों के अंदर, चाहे फ्रांस की बात करें या फिर इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, सभी कंट्री जो है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला था, ब्रिटेन के अंदर भी था। फॉर दैट पर्पस दे नीडेड प्लांट्स, पेड़, कटे हुए लॉग उनको चाहिए थे फॉर मेकिंग द स्लीपर्स, जो रेलवे के स्लीपर्स है ना, पटरी, उसके पर्पस के लिए, फॉर मेकिंग रेलवे, फॉर मेकिंग शिप बिल्डिंग, ठीक है ना, शिप को बनाने के लिए, फॉर देयर नेवल रिक्वायरमेंट, उनकी नेवी के लिए शिप वगैरह बनवाने के लिए। नाउ उनका फोकस था अपने भारत के अंदर, भारत ही नहीं, दे वेंट टू दिस अफ्रीकन कंटिनेंट आल्सो, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर और अफ्रीकन कंटिनेंट के दूसरे देशों के अंदर, ऑल द यूरोपियन। प्राइमरी पर्पस उनका क्या था, जो लकड़ियां हैं उनको वो ब्रिटेन या यूरोपियन किसी कंट्री को ले जाते, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, ठीक है ना। दैट वाज द ईरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इन्होंने यहाँ आके दे फ्रेम सम फॉरेस्ट रूल्स, कुछ फॉरेस्ट के नियम बना दिए कि दिस फला फला फॉरेस्ट आर द रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है दे आर रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स, यानी कि अब इनके अंदर जो ट्राइबल पीपल है वो कुछ अपनी उनके एंट्री नहीं हो पाती थी, और या फिर टाइम फिक्स कर दिया गया किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में आप अपने जो पेस्टोरलिस्ट है वो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते हैं, या फिर उनकी एंट्री का टाइम खुद के ईंधन वगैरह लेने के लिए, या फिर फ्रूट वगैरह जो भी और प्रोडक्ट जो उनको खाने के लिए इस्तेमाल होते थे उनके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया। और साथ साथ में क्या किया, ग्रेजुअली धीरे धीरे उनको कहा गया कि भाई आप ऐसा कीजिए, शिप, ये जो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये हमको पसंद नहीं है, आप एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करो। अब उनके पीछे भी एक पर्पस था
क्योंकि सेटल्ड लाइफ होगा तो फ्रांस, मैंने बात किया कि यूरोप के कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना, सभी यूरोप के देशों में, ब्रिटेन के अंदर भी। तो फॉर पर्पस दे नीड दी ट्रीज, और ट्रीज यहाँ से कट किए जाने थे, और राइट ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होना था ट्रीज को। और ये जो ट्राइबल पीपल है ये तो बड़े लेबोरियस है, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है ब्रिटिशर्स के लिए, कि इनको लेबर नहीं मिलने वाला, लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। एंड द अदर लॉस वाज कि भाई इनसे रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होने वाला। नाउ दे फोर्स द ट्राइबल पीपल टू सेटल डाउन, ठीक है ना, एक जगह सेटल हो जाइए। अब सेटल्ड होने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब कुछ लालच देना शुरू कर दिया, किनको, ट्राइबल पीपल को। भाई आप सेटल्ड लाइफ जियोगे तो आपको सम पार्ट ऑफ लैंड का ओनरशिप मिल जाएगा, और साथ ही साथ कंडीशंस भी रख दी, अगर आप सेटल्ड लाइफ जिएंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए ब्रिटिशर्स के लिए काम करना पड़ेगा एज अ लेबर। बट देर आर दी पीपल हु मे नॉट बी एग्री ऑन दिस कंडीशंस, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अलग अलग ट्राइबल चीफ्स जो थे, हमने कहा था कि कुछ ऐसे बोलते थे कि उनके एंसेस्टर्स का एक क्लान चला आ रहा है, एक वंश चला आ रहा है, और वो खुद उनके एंसेस्टर भी चीफ थे, किंग थे, और वो भी एक किंग जैसी अपना लाइफ बिताना चाहते थे। तो उनकी किंग की कंडीशंस ब्रिटिशर्स के भारत में आने के बाद क्या हुई, क्या वो वास्तव में किंग रहे, या उनकी जो किंगशिप है उसमें कुछ कमियां आ गई, उसके बारे में बात करेंगे। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कर रहे थे उनके कंडीशंस पे क्या असर पड़ा, उनके लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा, और फॉरेस्ट लॉ और उनके इम्पैक्ट के बारे में भी जाना, ठीक है। तो आइए मेरे साथ इंटरेस्ट के साथ 100% कंसंट्रेशन के साथ हम इन पे टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स, ठीक है ना। जो कॉलोनियल रूल था इसका ट्राइबल चीफ के ऊपर जो चेंजेस आए उनके ऊपर क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हाई हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले ट्राइबल जो चीफ हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ में कुछ टेरिटरी उनके अंडर कंट्रोल में थी, और वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में थी, उस टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभाल रहे, ठीक है। ये हम बात करें ट्राइबल चीफ्स की, राइट। Under the British rule, function and the power of the tribal chief changed largely. अब जो ट्राइबल पीपल के जो चीफ्स थे ना, जैसे ब्रिटिशर्स का रूल हो गया तो वो कोई इनको किंग रहने देने वाले थे, उन्होंने उनकी जो फंक्शंस है उनकी पावर को है ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, इन्होंने सारी पावर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, राइट। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स एंड रेंटेड आउट लैंड्स। अब उन्होंने क्या किया, भाई ठीक है जो आपके पास में लैंड है ना उसके तो आप मालिक हैं, आपने किसी को रेंट पे दे रखा है वो भी हम एग्री करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिशर्स की जो कहने लगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनकी पूरी की पूरी छीन ली है, ब्रिटिशर्स के पास में आ चुकी है, और उनको बोला कि भाई ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम जो रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं आप इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, अब अपने रूल रेगुलेशंस को आप भूल जाइए, यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो अपने आप में उनकी पावर ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई, ये बात जो हमने की। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो द पीपल, द ट्राइबल पीपल विच यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, हु मूव टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनकी कंडीशंस पे उनके ऊपर क्या असर पड़ा। द ब्रिटिश वांटेड टू ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीसेस कल्टीवेटर। ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि भाई आप लोग किसान बन जाइए, ट्राइबल पीपल को इधर से उधर मूव होना छोड़ दीजिए, सेटल्ड लाइफ जियो,
द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। अब उन्होंने अपनी तरफ से लैंड सेटलमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी दिया। वो क्या है लैंड सेटलमेंट? दैट इज दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है ना, लैंड को मेजर कर दिया, भाई ये तुम्हारी लैंड है, ट्राइबल पीपल को बोल दिया ये आपकी अलग अलग लैंड का। फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। अब ये बोल दिया कि भाई ये आपकी लैंड है, आपकी है, पूरा गांव का जो हेड है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, आप पूरे जो स्टेट, अब कौन कहलाए? ब्रिटिश स्टेट कहलाए, कि आप पूरा जो है इकट्ठा करके हमको रेवेन्यू पहुंचा देना, पूरा इतना इतना आपका रेवेन्यू बनने वाला है। पर हाउस उन्होंने अपना पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के हिसाब से रेवेन्यू फिक्स कर दिया, और दैट रेवेन्यू हैज टू बी पेड टू द ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये सब कुछ किया उन्होंने, राइट। लैंड सेटलमेंट उन्होंने, सम रीजन्स फॉर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स एंड अदर्स टेनेंट्स। अब जिन कुछ जो मुखिया थे पहले से, अब उनको लैंड ओनर्स बना दिया गया, और अदर्स फॉलोअर्स, ठीक है ना, वो फॉलोअर्स बेचारे क्या करेंगे? एज ए टेनेंट्स काम करेंगे, वहां पे किसान जैसे, किराएदार जैसे होते हैं ना, ऐसे वो काम करने वाले। सम रीजन्स फॉर डिक्लेयर लैंड ओनर्स एंड अदर्स टेनेंट्स, right? Settled plough cultivation was very difficult where water is scarce and soil is dry. अब इनको कहा कि भाई आप सेटल्ड लाइफ जिए, ठीक है ना, एक जगह पे रहिए और हमको रेवेन्यू दीजिए, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जमीन थी ना ड्राई थी, और उसके अंदर प्लोइंग करना बड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है ना। बारिश होने से तो वो सॉफ्ट हो जाती है, बट बगैर बारिश के वहां पे खेती करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पानी की कमी थी, सॉइल ड्राई थी। Allowed shifty cultivation in some parts due to the widespread protest. अब हुआ क्या? उनके ऐसा करने से क्या हुआ? वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, बहुत विरोध हुआ इस चीज का, कि भाई हम तो इसमें जमीन में खेती नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे सेटल लाइफ जिए, और यहाँ पे तो हाल चलता ही नहीं है, हमारा लाइवलीहुड का मुश्किल हो रहा है। तो फिर उसके बाद में द ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली डिसाइडेड अलाउड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द ड्यू टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। ठीक है ना, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। अब हम मूव करते हैं फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि अब नाउ दे हैव फ्रेम सम लॉज फॉर द फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैं इनिशियली स्टार्ट में चर्चा कर चुका हूं, कि फॉरेस्ट लॉ क्लासिफाइड सम फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट और दे प्रोड्यूस टिम्बर व्हिच द ब्रिटिश वांटेड। अब क्या किया ब्रिटिशर्स ने? फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया, एक तरफ रिजर्व फॉरेस्ट रख दिया, रिजर्व फॉरेस्ट दे टू द फॉरेस्ट विच वाज प्राइमरीली फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है, वहां से उनको टिम्बर मिलनी थी, लकड़ी मिलनी थी, एंड दैट टिम्बर हैड टू बी एक्सपोर्टेड टू द यूरोपियन एंड द ब्रिटेन एज वेल, ठीक है ना, वहां पे उसकी डिमांड थी, वहां की डिमांड पूरी होनी थी, राइट। तो इन फॉरेस्ट पीपल नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, अब उनका दुबर हो गया, फॉरेस्ट के अंदर लोगों को फ्रीली मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है ना। दे वर इशूड द पास इशू किया जाता था, उसका टाइम फैक्टर्स होता था, इतने बजे से इतने बजे तक जाओगे, और फॉरेस्ट के एरिया के ऊपर ड्यूटीज भी लगानी शुरू कर दी। रिजर्व फॉरेस्ट में कोई घुस नहीं सकता है, ठीक है ना। मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्टेड फ्रूट्स है। अब वो बेचारा जो झूम कल्टीवेशन था वो भी उनका बैन हो गया, और इसके साथ ही साथ जो हंटिंग और करते थे या फिर फ्रूट्स वगैरह जो कलेक्ट करते थे, उन सब के ऊपर उनका बैन लग गया, राइट। तो दिस पोजेस प्रॉब्लम्स फॉर द ब्रिटिशर्स टू कट द ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लोड्स। अब ये जो सब किया ना, उनको मेनी कल्टीवेटर्स ऐसे नियम बनाने से क्या हुआ, वो वहां से मूव कर गए, खेती कर नहीं पा रहे, वहां पर फॉरेस्ट लॉ इतने बहुत ही डिफिकल्ट बना दिए गए हैं, उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। अब बेचारे क्या करने लगे किसान, वो इस एरिया से मूव कर गए जबरदस्ती इन सर्च ऑफ वर्क फॉर लाइवलीहुड। अब उनको कुछ काम चाहिए अपना जीने के लिए, इसके लिए वो मूव कर गए, क्योंकि वहां पर उनको अलाउड तो है ही नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट में आप वो एंटर नहीं कर सकते, उनको फूड प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, उनका जो छोटा मोटा काम था जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के ऊपर चल रहा था वो सब बंद हो गया। तो नाउ दे हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस प्लेसेस टू द अदर प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ वर्क फॉर द लाइवलीहुड, राइट।
तो ये सब उनका तरीका, इस तरह से उनका काम चल रहा था। अब ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए जब वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए, तो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई? बिकॉज ब्रिटिश डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स सम पैचेस ऑफ लैंड। अब उन्होंने सोचा ये सब लोग लकड़ी की जो काटने का काम है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, दैट वाज द लेबोरियस वर्क, उसमें मेहनत चाहिए। ब्रिटिशर्स खुद कोई करने वाले हैं, दे वर द प्लांटर्स, वो तो मालिक बने बैठे थे। अब ये काम कौन करेगा, ये सोचकर उन्होंने क्या किया, जो लोग इधर से उधर मूव कर रहे थे, अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स हैड डिसाइडेड कि भाई ठीक है, यू आर अलाउड टू टेक सम पैच ऑफ लैंड, यहाँ पे कुछ लैंड ले लीजिए, ठीक है ना, allowed to give them Jhum cultivators some patches of land in the forest and provide laborers to the forest. और उनको कहा कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम आपको पैचेस ऑफ लैंड दे रहे हैं यहाँ फॉरेस्ट के अंदर, रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास में, लेकिन नाउ यू हैव टू प्रोवाइड द लेबर, ठीक है ना। विलेज हेडमैन को बोल दिया कि भाई आप लोग यहाँ पे रहिए और आपके जितने भी गांव के लोग हैं सबको हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करनी होगी, लकड़ी के काटने में, इधर से उधर उठाने में, डालने के अंदर। अब इसके लिए सब लोग तो एग्री होने वाले नहीं थे, ठीक है ना। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। लेबर की जो प्रॉब्लम है, लुक आफ्टर द फॉरेस्ट में ड्यूटी देने के लिए फ्री में विदाउट वेजेस उनको ड्यूटी करनी होगी, विदाउट वेजेस उनको लेबर का काम करना होगा। एंड दे वर नॉट एग्री फॉर दैट पर्पस, राइट, फॉर दैट मैटर वो एग्री नहीं थे। अल्टीमेटली ट्राइबल रोज टू द ओपन रिबेलियन। अब जो ट्राइबल पीपल है वो ओपन में आगे खुला विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्रांति कर दी अंग्रेजों के खिलाफ, राइट। तो ये क्रांति करने के पीछे उनका क्या काम हुआ था? सच वाज द रिवोल्ट। अब इस तरह की रिवोल्ट कौन कौन से रिवोल्ट थे? चाहे संग्राम, आसाम के अंदर संगमा का एक संग्राम मतलब युद्ध ही होता है, ठीक है ना। द रिवोल्ट ऑफ द संगमा एक कास्ट का एक टाइटल है। तो आसाम के अंदर 1906 में ऐसा मूवमेंट चला था। या फिर उसके बाद में फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 के अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहां पे 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह चला। तो ये सारा उनके प्रोटेस्ट करने के तरीके थे, अंग्रेजों के जो हक्सेस थे, जो अत्याचार वो कर रहे थे, जो ऑप्रेसिव उनका रूलिंग था, उसके खिलाफ फॉरेस्ट सत्याग्रह की बात करें या फिर संगमा की बात करें जो 1906 में हुआ था। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? आज के टॉपिक में हमने बात की कि क्या बात की बेटा? हमने बात की कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल के पीपल थे, उनके ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या असर पड़ा। सबसे पहले हमने देखा व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या हुआ। फिर हमने पढ़ा व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है ना। हमने बात की थी कि फॉरेस्ट जो एरिया था, लैंड ड्राई थी, बारिश हो नहीं रही थी, स्कैर्स ऑफ वाटर था, ठीक है ना, तो उनकी कंडीशंस खराब हो रही थी। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउ किया। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, फिर बाद में रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात की, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ट्राइबल पीपल के बाद में। लास्ट में जब उनसे जबरदस्ती लेबर वर्क ले रहे थे, फॉरेस्ट में ड्यूटी उनकी लगाने की बात की, तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, और उसमें 1906 का फॉरेस्ट एक प्रोटेस्ट के बारे में बात की जो संगमा के नाम से जाना जाता है, जो आसाम के अंदर हुआ था। उसके बाद में हमने बात की सेकेंड प्रोटेस्ट जो 1930 के अंदर सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर हुआ, ठीक है ना। कौन से? सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है ना। ये सेंट्रल प्रोविंसेस करेक्ट कर लीजिए, ये आज का जो मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र की बात है, ठीक है ना। तो ये था आपका बड़ा ही इंटरेस्टेड, मुझे तो लगा, आप लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं, राइट। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाइव की क्लास जैसे आप एंजॉय कर रहे थे ना बेटा, वीडियोज को भी उतने ही एंजॉय से देखिए। और अगर कहीं समझ में नहीं आता तो मैं हमेशा आपके पास में व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, मेरे से कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हम आगे बात करने वाले हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हो आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं, राइट। तो फॉरेस्ट लॉ और उनके इम्पैक्ट के बारे में तो आज हमने बात कर ही लिया।
अब इसके बाद में आता है द प्रॉब्लम्स विद द ट्रेड, ट्रेड के साथ में क्या प्रॉब्लम आई और जो सर्च वर्क के लिए गए उसके साथ क्या समस्या थी। बिरसा मुंडा के बारे में, जिसके बारे में इनिशियली हमने बात की थी, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर के लास्ट में और बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यही सब कुछ है आज के टॉपिक में।